अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब और आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, उम्मीद करते हैं लोगों का रोज़ा अच्छा गुजरेगा। और हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में, उसको एक मुबारक देनी चाहिए बैसाखी की जो एक त्यौहार है पंजाब का और ख़ास तौर पे हमारे सिख भाइयों का। बैसाखी वो भी कल का दिन था, कल का दिन भी उनके लिए उतना ही मुबारक है, वो मना रहे हैं। तकरीबन 1000 सिख यात्री या सिख पिलग्रिम्स जो हैं वो भी आए हुए हैं हिंदुस्तान से बैसाखी का मेला मनाने के लिए, और उम्मीद है कि वो भी एक अच्छे तरीके से अपना जो इवेंट है वो सेलिब्रेट करेंगे। हरमीत आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और मेरी तरफ से पूरी जितनी भी दुनिया भर के मुसलमान बरादरी है उनको रमज़ान के इन रहमत और बरकतों के इस महीने की ढेर सारी मुबारकबाद हैं, और साथ साथ वैसाखी तो भी लख लख बधाइयाँ। जिन्ने भी साढ़े वीर ने, जितने भी साढ़े भरा ने पंजाबी भरा, उन्होंने भी बधाइयाँ होन। बात की रऊफ साहब ने, मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ, रऊफ साहब के त्यौहार जितने भी आते हैं, चाहे वो उसका ईद की अगर हम बात करें तो ईद आती है रंजिशों और कदूरतों को मिटाने के लिए, गले को एक दूसरे को गले लगाने के लिए, और जो नफ़रतें हैं उसको मिटाने के लिए। इस तरह होली आती है तो जो नफ़रतों की ये खून की होली बरसों से खेली जा रही है, तो वो भी हमें पैगाम देती है कि आओ रल मिल के खेलें ये रंगों की होली। तो त्यौहार जितने भी हैं बड़े अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम लेके आते हैं, और इंसानों का मिलाप जो है वो पैगाम, वही पैगाम होता है उसी में। तो आज रमज़ान का पहला दिन है, और अल्लाह करे कि हमारे पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क में भी खुशहाली, अमन और जो भाईचारा है वो ऐसे ही कायम दायम रहे। और क्या कहें, ड्यूटी की वजह से हमें और कोरोना की वजह से हमें जाना भी नहीं पड़ा बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। नॉर्मली गुरुद्वारा पंजा साहब में यात्री जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, अमेरिका, कैनेडा, दीगर ममालिक है भारत से, तो यहाँ पे ही सेलिब्रेशन होती है बैसाखी की। और इस बार हम बहुत, बल्कि ये दूसरा साल है जो हम मिस कर रहे हैं, बल्कि ईद भी इस तरह फीकी जा रही कोरोना वबा की वजह से। तो आगे के इस रहमत और बरकतों के इस महीने में इस वक्त जान छूटे और ज़िंदगी मामूल पे आए इंशाल्लाह, आमीन। हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी जो मामलात हैं वो ठीक हो जाए और हमारी इस कोरोना वबा से जान छूट जाए और पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। आपने कहा कि नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी को, लेकिन मैंने आपको कल देखा, आपकी फेसबुक पर पोस्ट थी, आप केक काट रहे थे अपने कुछ कॉलीग्स के साथ, तो आपने सेलिब्रेट कर ली? हाँ, मैंने नॉर्मली बात ये की कि बड़ी सेलिब्रेशन जो है गुरुद्वारा पंजा साहब में मिलते हैं, मुख्तलिफ जो जब भी मेल मिलाप होता है तो वहाँ की जो गैदरिंग है उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। यहाँ पे तो ये हुआ कि हमारे ब्यूरो चीफ साहब सलमान साहब और दीगर जो हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने केक मंगवाया और कहा भाई वैसे तो पंजा साहब जा नहीं सकते तो इधर ही सेलिब्रेशन कर लेते। तो हमने जो वो बैसाखी और बैसाखी की जो याद थी वो यहाँ पे ही ताज़ा कर ली। और यही होता है दोस्तों के साथ, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ रल मिल के ही खुशियाँ बांटी जाती है और इसका मज़ा ही कुछ और होता है भाई। बिल्कुल, इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों से मिला जाता है और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रमज़ान की बरकतों का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह अब जारी रहेगा। रहमतों और बरकतों वाला महीना है और अल्लाह ताला इस महीने में इतनी बरकतें नाजिल फरमाए कि हमारी जो कोरोना वबा से जान छूट जाए, बहुत जल्द छूट जाए, और पब्लिक वबाएं उनसे भी जान छूट जाए। बड़ी वबाएं हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और ये जो वाक़यात ख़ास तौर पे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में मज़हबी तंजीम के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अल्लाह करे उनको भी समझ आ जाए, ना समझी उनकी ख़त्म हो और वो मुज़ाकरात करें बैठ के हुकूमत के साथ और ये तशद्दुद के वाक़यात को ख़त्म होना चाहिए। 92 के करीब 92 के करीब तकरीबन पुलिस वाले हैं जो कल ज़ख्मी हुए हैं और उसमें 2 की शहादत भी हो गई है, बड़े शदीद तरीके पर ज़ख्मी हुए हैं अभी बहुत से लोग। हाँ, और वो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोज़ और कुछ क्लिप्स देखे हैं कि जिस तरीके से पुलिस वालों को लाला के मजमे के अंदर मारा के साथ जा रहा है, डंडों से उनकी पिटाई की जा रही है। किस बात के ऊपर? वो शायद जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनका तो ये काम है और मेरे ख्याल में रियासत अभी बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि निज़ाम को दरहम बरहम करे। लोग हैं, कल भी कितने लोग जो हैं वो घरों में उनको इतना
ट्रैफिक लाहौर में थी, और मतलब इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम हमें ये दर्स नहीं देता। आवाम के साथ साथ जो हमारे सरकारी अमलाक हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आप जाके मेट्रो की हालत अभी देख लें या ऑरेंज ट्रेन की हालत देख लें, या आपको यकीन, अभी मेरा जो प्रोड्यूसर साहब है मेरे साथ जो होते हैं, मलिक साहब, वो कह रहे थे कि भाई जो फुटपाथ है वहाँ से ईंटें निकाल के उन्होंने मेट्रो के शीशे तोड़ने की कोशिश की है, लोगों को, गाड़ियों को। तो इस किस्म के जो सरिया लियाकत बाग में काम होता है कंस्ट्रक्शन का, वहाँ से सरिया निकाल के उनसे रॉड बनाए गए। तो ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे यहाँ ये सब्र का पैमाना जो है वो क्यों हम इस किस्म इस पे दहलीज पे पहुँच गए हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो नहीं कि रमज़ान ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया भाईचारा है वो किस तरह में किस तरह, तो यही रमजान का महीना यही पैगाम लेके आया। तो मेरी भी यही होगी, अरदास होगी, और आप लोग भी दुआ करें जो है ये मामलात जल्दी से अमन से खुशनुदी से तय पाएं और ये हालात जो दोबारा कि अल्लाह ताला जल्दी से मामलात जो है वो बेहतर कर दें। थोड़ी सी रमज़ान ट्रांसमिशन की हम बात कर लें। आज इफ्तार ट्रांसमिशन पब्लिक न्यूज़ पर लगेगी, साथ ही साथ A+ पर लगेगी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन होने वाली है। इसमें इनामात भी होंगे, इफ्तारी भी करवाई जाएगी। जुगन कासिम और कासिम अली शाह इस रमज़ान ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहे हैं ट्रांसमिशन। खैर, टॉप स्टोरीज आज की मैं नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो हमने बैसाखी पर बात करनी थी, वो हमने कर ली। उसके बाद हमें खुसूसी पैकेज वो जरूर दिखाएंगे, वो दिखाएंगे थोड़ा सा आगे चल के हम वो पैकेज दिखाएंगे, बिल्कुल। और हमारे साथ आज मौजूद होंगे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, वो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुस्तहिक बच्चों का, जो दिल के आर्जे में मुब्तला लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती है। इनके फाउंडर हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर हमारे साथ 2 नातख्वां भी मौजूद होंगे। उसके बाद एक तंजीम है जो तंबाकू नोशी के खिलाफ है। आजकल हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जो तंजीम है पैक्ट के नाम से, ये बच्चों में इसके फैलाव को रोकने के लिए इसके खिलाफ काम कर रही है। पैक्ट के फाउंडर सलमान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर हम एक मूवी का ट्रेलर भी दिखाएंगे, और एंड पर, क्योंकि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच है, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे। पिछला मैच पाकिस्तान क्यों हारा और आज के मैच से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पैकेज है जो कि डेरा बुगटी से है। रऊफ साहब, डेरा बुगटी की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है छड़ी। वो वहाँ पर हर त्यौहार के मौके पर ना एक दूसरे को गिफ्ट की जाती है। वो है बलोच कल्चरल डे के ऊपर एक दूसरे को गिफ्ट दी जाती है, और वो बड़ी नफासत से बनाई जाती है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत होती है वो देखने में। और वो किस तरह से बनती है, मैं हमें वो दिखाओगे? हाँ, किस तरह से बनती है उस पर हम दिखाएंगे, और ये भी साथ बताएंगे कि किस तरह से लोगों का जो रोज़गार है वो इस चीज़ से वाबस्ता है। तो पहले चलकर हम इस पर एक पैकेज देख लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पैकेज है जो हमारे रिपोर्टर ने डेरा बुगटी पर तैयार किया है। ये वहाँ की सकाफ़त की पहचान है। बड़ी खूबसूरत किस्म की ये छड़ी है रऊफ साहब, और इस पर दस्तकारी की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको बनाते हैं उनको उनका हक पूरी तरह से अदा नहीं होता। मुआवजा बहुत कम है, ये हमारे रिपोर्टर बता रहे थे। हाँ, ये डेरा बुगटी वैसे भी बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बाकी तमाम सूबों की निस्बत वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत गुर्बत का शिकार है। तो ख़ास तौर पे ऐसे में जब वो दस्तकारी के ऐसे फ़न से मुंसलिक हों लोग, तो उनके लिए मुश्किल और भी हो जाता है। और फिर ये जो एक इन्वेजन हुआ है ना यूरोपियन कल्चर का, दूसरे ममालिक की तहजीबों का, इसने बड़ा ख़राब किया है। तो अल्लाह करे कि ये सकाफत का रंग बाकी रहे, लोग एक दूसरे को इसी तरह स्पेशल डे के ऊपर तोहफ़े देते रहें, स्पेशल मौके के ऊपर एक दूसरे को तोहफ़े देते रहें, और छड़ी की रिवायत कायम रहे। छड़ी की रिवायत कायम रहे, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए काम किया जाए ताकि उनका हक है वो पूरी तरह अदा हो। खैर, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका जो इदारा है वो काम कर रहा है, किस तरह से मुस्तहिक बच्चों की जो इलाज मुआलजे में हेल्प आउट कर रहा है। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड
गुड मॉर्निंग पब्लिक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे जो दिल के आर्जे में मुब्तला जो बच्चे होते हैं। पाकिस्तान में 50,000 के करीब जो बच्चे हैं वो इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं और इलाज बहुत महंगा है, बहुत महदूद है। कोई ऐसे खातिर ख्वाह इदारे नहीं हैं जो इस कॉज के लिए काम करें। तो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बच्चों की फलाह के लिए, इस मर्ज़ के लिए काम कर रहा है। इसके फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान अहमद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का क़याम कब अमल में लाया गया और ये जो इदारा है ये बच्चों की फलाह के लिए, उनके इस मर्ज़ के लिए किस तरह से काम कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। 2012 में जी इस इदारे का हमने क़याम रखा। इसको SCCP वाया एक प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से हम लोग फोकस हैं। तो फोकस नहीं किया पाया आज से पहले कि हर साल पाकिस्तान में 50,000 से 60,000 बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसको आमतौर पर दिल में आर्जा या दिल में सुराख कहा जाता है, वो लेकर पैदा होते हैं। क्योंकि हर 100 में से एक बच्चा डेवलप कंट्री में भी इसी पैदा होता है। हमारे मुल्क में शरह ये ज़्यादा है बिकॉज 2 रीज़न्स हैं उसकी। एक तो कज़न मैरिजेस और दूसरा जो मदर की न्यूट्रिशन है उसका टाइमली ख्याल नहीं रखा जाता। तो अगर यही मोहताद हम नंबर रखें तो तकरीबन 60,000 बच्चा पाकिस्तान में हर साल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हो रहा है। इस 60,000 में से 1/3 को पहले साल, फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ, हार्ट सर्जरी या हार्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, और अगर टाइमली ये प्रोसीजर हो जाए तो ये बच्चे फॉर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इनका हार्ट का मसला क्योर हो सकता है। तो हमने जी पहले दिन से कोशिश की कि जो ज़कात के फ़ंड हैं उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखा, जो डोनेशन के फ़ंड हैं उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखा, और कलेक्शन लेकर, लोगों से डोनेशन लेकर बच्चों की हार्ट की सर्जरीज स्पॉन्सर करना शुरू कर दी। इस वक्त पूरे मुल्क में कोई तकरीबन 6 से 8 जगह डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जहाँ बच्चों के हार्ट का इलाज मुमकिन है। तो हमने वहाँ पर प्राइवेटली इन बच्चों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे कोई अल्लाह ने मेहरबानी किया 2300 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज को हमारे इदारे ने स्पॉन्सर किया। एक हार्ट सर्जरी पर तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये जी एक इंट्रोडक्शन है हमारे इदारे का। ठीक है, ये फरमाइए जो आप कह रहे हैं 50 से 60,000 बच्चा हर साल मरज़ के साथ पैदा होता है, तो तादाद तो बहुत बड़ी है। इसमें देखा जाए तो बड़ी कलील तादाद में अभी लोगों की मदद हो पा रही है। तो ज़ाहिर अपील यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ कार खैर में आके हिस्सा डालें, उसमें हाथ बटाएं। तो ये फरमाइए, वो जो बच्चे जिनका नहीं इलाज हो पाता वो फिर क्या ज़िंदगी भर के लिए माजूरी है, परेशानी है, क्या है मतलब उनके लिए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। इसमें भी ना 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक है जो बेचारे ज़िंदगी हार जाते हैं, मतलब दे आर अनएबल टू लिव लाइफ बिकॉज उनका टाइम पर हार्ट का मसला हल नहीं हुआ। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, यानी कि पहले सिर्फ दिल में सुराख था, फिर दिल के सुराख के साथ शरीयानें तंग हो गई, वक्त के साथ साथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस बन गई। वक्त पर इलाज ना होना, तो वक्त पर इलाज हो जाना बहुत मुनासिब है। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि पूरे मुल्क में कैपेसिटी बहुत कम है। ये हमारा एक और इनिशिएटिव है, बाहर से मुल्क से ना हम लोग कतर से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, US से, यूरोप से माशाल्लाह वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनको हम मेडिकल मिशन के तौर पर यहाँ पाकिस्तान में बुलाते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे इदारे ने 4 मिशन किए, जिसमें फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, पेशावर में डॉक्टरों की टीम आई और यहाँ पर हमने लोकल डॉक्टर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग एक्सचेंज के प्रोग्राम भी किए और बच्चों की इलाज भी किए। तो ये भी बहुत बड़ा एक काम है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी अल्लाह ने फजल फरमाया कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, हरमीत आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब से मैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि बच्चे जो है 50 से 60,000 के करीब, जो ये तो हम देखते हैं नॉर्मल ज़्यादातर जो बच्चों में सुराख की जो बीमारी है, दिल में जो सुराख है उसमें बड़ी प्रॉब्लम और ज़्यादा वालिदैन भी बड़ी परेशान नज़र आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ वालिदैन जो है वो घबराते हैं कि इन बच्चों को अगर हम इसकी सर्जरी करवाते हैं या ऑपरेशन अगर हम करवाते हैं तो बड़ी ज़ाहिर बात है औलाद की वजह से दुख भी तो होता है। कितने उनको क्या कहेंगे उन वालिदैन को कि इस कितने मुश्किल से या ये सर्जरी की जाती है, कितनी आसानी है इसमें, इतनी घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात ये, दूसरा सवाल इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में अगर दिल के अमराज ना हो लेकिन अगर वो तीसरी दूसरी जमात में है, उनका वज़न बढ़ रहा है, वो उनकी सांस चढ़ रही है, तो क्या उनमें भी ये चांसेस होते हैं दोबारा इसी स्टेज में कि वो उनमें भी कोई दिल का मसला हो सकता है? तो ये फरमाइए कि वो हमारे साथी हैं हरमीत, वो पूछना चाह रहे हैं कि एक तो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे को पता चल रहा है
या उनके वालिदैन को पता चल जाए कि उनमें कोई सांस फूलने का तरीका कोई मतलब वज़न से, और उनका एक था कि पहले भी उन्होंने यही सवाल कि अगर ज्यादातर जो लोग घबराते हैं दिल का ऑपरेशन लोग कहते हैं ऑपरेशन करा देंगे, क्या होते हैं पैदाइशी तौर पर? जी हमीद साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। पहली बात है कि ये तशखीस कब होती है, तो ये माँ के रहम में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो बच्चे की एको वाइल बच्चा अभी डेवलप हो रहा है उसमें इको के दौरान पता चल सकता है कि बच्चे को क्या खुदा न खास्ता पैदाइशी बीमारी है। और ये तो पहली इंडिकेशन होगी कि अगर पैदाइश के दौरान मतलब पैदाइश से पहले भी पता चल जाएगा और जैसे पैदाइश होगी तो बच्चे की एक इको की फैसिलिटी होती है, फिर जो पेडिट्रिशियन है ना वो इमीडिएटली चेक कर सकता है। उसमें जैसे बिल्कुल हमीद साहब ने बताया कि अगर बच्चे की दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, उसकी ये जगह ब्लूइश है, उसके जो मर्मरिंग की एक साउंड आती है, यानी कि जैसे ही बच्चे को पेडिट्रिशियन चेक करेगा ना तो उसको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि इसके हार्ट में कोई ना कोई बज़ाहिर बीमारी लग रही है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा आजकल कोरोना के सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है, तो वो जैसे ही बच्चे की आप उसको पाँव पर या उंगली पर लगाएंगे तो उसकी सैचुरेशन कम आएगी। ठीक है, तो ये एक पहली इंडिकेशन होती है। दूसरी चीज़ जो सवाल है कि घबराहट और ये इलाज मुमकिन है, तो ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बच्चे को भी ऑपरेट करवाया, ऐसे कुछ 40 साल तक भी इस दिल के सुराख के साथ अपनी ज़िंदगी मुश्किल से गुजार रहे थे तो उनको भी ऑपरेट करवाया। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं बच्चे का दिल ऑपरेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी 8 ट्रेन फुल सर्जन मौजूद हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कैपेसिटी कम है, बर्डन ज़्यादा है, तो काम अभी भी हो रहा है लेकिन लिमिटेड हो रहा है। काम अभी भी हो रहा है लेकिन लिमिटेड हो रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की जो फंड रेजिंग कैंपेन है उसका एक टीज़र है। इनके ब्रांड एम्बेसडर मिसबाहुल हक हैं जो कि आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील है कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। पहले चलकर इस कैंपेन का एक टीज़र है वो देख लेते हैं। बच्चों के दिल का अस्पताल बनाने में बुनियाद रखें मोहब्बत की, हमदर्दी की, कुर्बानी की। आए हमारा साथ दें दिल से दिल तक। डोनेट नाउ। जी छोटा सा टीज़र है। मुश्ताक को मैं देख सकता था, अब्दुल हफीज़ को मैं देख सकता था, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की। मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के कोच हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी अपील किया। उम्मीद है बाकी पाकिस्तानी भी जो देख रहे हैं वो भी इस अपील पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो फ़ौरन आएंगे, मतलब उसके आपकी मदद फरमाएंगे। आपने जैसे कहा इसको थोड़ा सा और गरीब लोगों के लिए बता दीजिए कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते या मतलब जो कि किस तरीके से आपसे रब्ता करें वो और आपको आके बताएं। और फिर वो भी जैसे हरमीत वाला एक सवाल भी है कि वो ऑक्सीमीटर रखना हर एक के बस की बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। क्या कोई ऐसा है जिनको पता चले कि मेरा बच्चा ग्रो ठीक नहीं कर रहा, कमज़ोर रह गया है, उसके अलावा और क्या क्या मतलब कुछ है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो राब्ता भी कर? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ही बच्चा ग्रो होता है ना जी, तो जो दिल के आर्जे वाले बच्चे हैं ना उनमें आमतौर पर ग्रोथ स्लो होती है और उनको नमूनिया की शिकायत बार बार होती है। यानी उनको बज़ाहिर तो सही लगेगा लेकिन उनको बार बार ना ऐसे होगा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जगह ब्लूइश हो जाती है, उनके होंठ ब्लू हो जाते हैं, उनके नाखून मोस्टली अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा भी बच्चा एक्सर्शन करता है ना तो उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेशन है। जब भी कभी ऐसे बार बार बच्चे को निमोनिया हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको किसी स्पेशलाइज्ड बच्चों के हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है। ये भी माशाल्लाह हमारे मुल्क में कैपेसिटी अभी और बढ़ाने की ज़रूरत, लेकिन स्टिल कुछ तकरीबन 30 से 35 बच्चों के स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आपने जैसे फरमाया कि वो क्या तरीका है, हम फाउंडेशन से कैसे रब्ता किया जाए, तो इन सब डॉक्टर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसाई है और इन डॉक्टर्स को भी मालूम है कि अगर कोई अर्जेंट केस है और उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं तो वो हमें रेफ़र कर सकते हैं। तो ये तो पहला हल है कि वो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं कि जो मेरे बच्चे को खुदा न खास्ता हार्ट का मसला है, आप हमें फाउंडेशन के साथ रब्ता करवा दें। तो वो 30-35 कार्डियोलॉजिस्ट उनको हमारे बारे में मालूम है। दूसरा जी फेसबुक पर इस वक्त लाहौर में जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो आपको जानते हैं और वो रेफर कर सकते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी करेक्ट। लाहौर के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 30-35 के पूरे मुल्क में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्टार्टिंग फ्राम पिंडी से लेकर पेशावर तक और पेशावर से फिर कराची तक, लाहौर दरमियान में जहाँ जहाँ बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है
ان کو الحمدللہ ہمارے ادارے کے بارے میں معلوم ہے. اور یہ پاکستان میں ابھی تک ایک ہی ادارہ ہے جو اس کاز کے لیے کام کر رہا ہے؟ جی ہمارا ادارہ ایسا ہے جو سٹرکچرڈ کام کر رہا ہے. ویسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی لوگ ہیں جو اپنے ان پر یعنی کہ ذاتی طور پر کسی اور ڈاکٹر کے پاس کوئی صاحب گئے, انہوں نے کہ بچے کی ہارٹ کی سرجری کرانی ہے تو کسی نے کچھ پیسے ڈال دیے, کچھ کسی نے اور ڈال دیے. لیکن واحد ہمارا ادارہ ہے ابھی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن, جس کا مقصد ہی صرف اور صرف بچوں کے ہارٹ کی کنجینٹل ہارٹ کی اویئرنیس, اس پر ان کی لائف کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف کیسے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج شو میں جوائن کیا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ پبلک. جیسا کہ آج پہلا روزہ ہے تو اللہ کرے یہ جو رمضان ہے ہم سب کے لیے رحمتوں, برکتوں اور سلامتی والا ثابت ہو. ابھی ہمارے ساتھ دو نعت خواں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد خیال صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کا, اور نورینہ امتیاز, تھینک یو سو مچ, آپ دونوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا. دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے بڑی بات ہے دونوں پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا کہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں الحمدللہ بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور شکر الحمدللہ اس مالک کا کہ اس نے حضور کے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلو. اور آگے ایم فل جو ہے میرا کنٹینیو ہوا کمپیوٹر سائنس میں, اور جامعہ نظامیہ سے میں عالم دین ہوں, اور الحمدللہ بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر اور قرآن کا حافظ بھی ہوں. 15 سال ہو گئے مجھے قرآن سناتے ہوئے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور الحمدللہ اس ماہ مبارک میں بھی قرآن سنا رہا ہوں, تراویح پڑھوا رہے ہیں. بڑا کل مبارک دن شروع ہو گیا تراویح کے لحاظ سے. کل تو یہ بتائیے کہ وہ جو ایک وہ بھی بات لوگوں کو بتا دیں کہ کل جو خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی, وہاں تو انہوں نے کہا کہ 10 تراویح کی صرف اجازت ہوگی, تو ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہ جیسا کہ ہماری گورنمنٹ نے بتایا کہ ایس او پیز کے مطابق جس طرح ہمیں اپنی مساجد کی طرف رخ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی, پوری دنیا اس کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے. تو ہمیں چاہیے, جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ایس او پیز پہ عمل کیا جائے. ٹھیک ہے سر, کیا سنار ہے آپ؟ میں تحت لفظ قرآن مجید فرقان حمید سے حضور کی نعت سنانا چاہوں گا. آپ نے کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام تو سنا ہوگا, لیکن میں اب جس کی لکھی ہوئی نعت سنا رہا ہوں وہ وحدہ لا شریک مالک ہے, جو قل هو اللہ احد ہے, اللہ الصمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اس رب نے بھی حضور کی بارگاہ میں نعت کیسے پیش کی ہے, وہ قرآن ہے, الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک, سارے کا سارا قرآن آپ کو میرے آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور نعت کیسے پڑھتا ہے, آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ, تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ. اے قرآن میرے آقا کی زلفیں, قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک, تو قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل, تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبی مبارک, تو قرآن کہتا ہے والشمس. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا سونا دہن مبارک, تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا سونا سینہ مبارک, تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سونے ہاتھ مبارک, تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی سونی کملی, تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر, تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے والعصر. اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اے قرآن میرے آقا کے سونے ابو بکر کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اے قرآن میرے آقا کے عمر کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اے قرآن میرے آقا کے عثمان غنی کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. اے قرآن میرے آقا کے سونے علی کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. اے قرآن میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا بتاؤں کہ قرآن کیسے آقا کی نعت پڑھ رہا ہے. اے قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر, تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن میرے
آقا کے نبی ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. اے قرآن میرے آقا کے محمد ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کا ذکر تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ارے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے قرآن میرے آقا کی نورانیت کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ النور. اے قرآن میرے آقا کے سارے جسم اطہر کی بات آئے تو میں کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا, تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا. ما زاغ ہیں آنکھیں والشمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا, قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت زبردست. ابھی ہم نورینہ کی طرف آتے ہیں. نورینہ, ان سے تو ہم نے جان لیا احمد سے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ جی میں ماسٹرز کر رہی ہوں اسلامک اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی سے. ٹھیک, اور آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ آگے الحمدللہ میں بچپن سے نعت شریف پڑھ رہی ہوں اور دیگر ٹی وی چینلز اور گورنمنٹ کی طرف سے 2012 میں مجھے گولڈ میڈل سے نوازا گیا صدارتی ایوارڈ سے. اور بس نعت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ سرکار یہ ڈیوٹی لگائے رکھیں اور ہمیں اچھے سے نبھانے کی توفیق دیں. تو ابھی ہمیں کیا سنا رہی ہیں آپ؟ جی بہت ہی خوبصورت کلام حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو یا رسول اللہ نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو کہہ دیں
कुछ नहीं मुश्किल सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए तजल्लियात से भर लूं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। एज़ वी ऑल नो कि स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, लेकिन आजकल रऊफ़ साहब अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं। स्मोकर्स बच्चे जो हैं वो हमें ये जो पानों सिगरेटों वाले खोखे हैं उन पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पैक्ट के फाउंडर, प्लेज अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ टोबैको। ये पैक्ट ऐसा इदारा है जो बच्चे जो स्मोकर्स होते हैं उनकी रोकथाम के लिए ये काम करता है। सलमान फारूक हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सलमान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताइएगा, ये कब से और किस तरह से पैक्ट काम कर रहा है? जी, पैक्ट पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है और हम टोबैको कंट्रोल फॉर किड्स के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में। और हमारी जो एफिलिएशन है वो ब्लूमबर्ग के साथ है इंटरनेशनली, और टोबैको फ्री किड्स के साथ हम काम करते हैं और सिविल सोसाइटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये मामला है क्या तंबाकू नोशी का। हम इसको बहुत आसान समझते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में सालाना 1,66,000 लोग जो हैं वो तंबाकू रिलेटेड डिजीज़ के बायस उनकी डेथ हो जाती है, और तंबाकू बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको रिप्लेसमेंट कस्टमर्स चाहिए। तो ये रिप्लेसमेंट कस्टमर्स जो हैं वो बच्चों को लेते हैं, वो इनको पिन पॉइंट करते हैं, इनको टारगेट करते हैं, और डेली पाकिस्तान में 15 साल से कम उम्र के 1200 बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं डेली की बुनियाद। ये इंतहाई अलार्मिंग है, और इसका अगर फिगर देखा जाए तो एक साल में 4,38,000 बच्चे हमारे जो हैं जो 15 साल से कम हैं वो सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बड़े खौफनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं। चाहेंगे सलमान साहब से? जी हरमीत। जी, डेली 1200 सर। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है, बिल्कुल। अच्छा, वैसे बहुत बड़ी तादाद है यकीनन। सलमान साहब, अगर हम देखें यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूँ तो गुज़िश्ता में दिन में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो 18 एज तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो वो भी इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 50% ख़वातीन की तादाद बनती है। आप नहीं समझते कि ये तादाद बड़ी तेज़ी से जा रही है, वो भी ख़तरनाक है? तो गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप लोगों की जो मुहिम है, क्या आप लोग कितनी गवर्नमेंट के साथ क्या इस हवाले से कोई अगर इस पर टैक्स लगेगा तो ज़ाहिर बात है इसमें भी कुछ कमी आ सकती है? तो क्या लास्ट ईयर आपको याद हो हमने एक ट्रेंड भी चलाया था ट्विटर पे, सब ने मिल के चलाया था, 2019 था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हरमीत ये है कि पाकिस्तान में 80 अरब जो है ना सिगरेट के स्टिक वो सालाना फ़रोख्त होते हैं। हमारी 22 करोड़ आबादी है, उसमें सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं वो 24 मिलियन हैं। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि हम 80 अरब सिगरेट के जो स्टिक हैं वो कंज्यूम करते हैं एक साल में। अगर 10 रुपए का एक सिगरेट का वो स्टिक लगाया जाए एवरेज, तो ये तकरीबन 800 अरब रुपया बनता है जो हम तंबाकू की कंपनियों को बिला वजह दे देते हैं। और इनके ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन अराउंड 105-110 अरब होता है। तो बाकी जो पैसे हैं ये इनकी पॉकेट्स में जाते हैं। 2 कंपनीज, एक पाकिस्तान टोबैको और एक फिलिप मॉरिस, इनके पास 90% मार्केट शेयर है पाकिस्तान का, और ये ड्राइव करते हैं। और इनको ये करते ये हैं सर कि ये टारगेट करते हैं स्पेशली बच्चों को। अभी रिसेंटली आपने एक वीलो के नाम से एक कमर्शियल देखा होगा बहुत सारी जगहों पे,
وہ چلتا ہے، وہ اسپیسیفکلی جو آپ نے بچیوں کے حوالے سے بات کی وہ ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس ڈبیا کے اندر نکوٹین موجود ہے اور اس کا ڈسپوزل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے تاکہ انہیں کہیں وہ پھینکنی نہ پڑے، وہ کہیں نظر نہ آئے، وہ اپنے پرس کے اندر رکھیں اور اس کو استعمال کریں، جو بہت انفارچونیٹ ہے. میں ذاتی حیثیت میں تو سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران اگر ڈیلیبریٹلی بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے تو وہ وار کرائم ڈکلیئر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو جو تباہ کیا جا رہا ہے یہ وار کرائم ہے، اسے ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈ منی ہے جو یہ ریونیو یہ کمپنیز اکٹھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے سلمان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ بہت سے ہم اپنے سراؤنڈنگز میں بچے دیکھتے ہیں، نوجوان نسل آج کل دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہی جو شاپس ہیں وہاں کھڑے ہو کر سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسے قوانین گورنمنٹ نہیں بنا سکتی کہ ایسے جو بچے ہیں ان کو سگریٹ کی سیل کی ہی نہ جائے، بیچا ہی نہ جائے سگریٹ، اور اگر کوئی شاپ کیپر بیچے تو پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے؟ ایسا کچھ قانون وغیرہ یا کوئی طریقہ لایا جا سکتا ہے؟ جی قانون اس کا موجود ہے، بالکل موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہوئی کہ جی سگریٹ کی ایک پوری ڈبیا فروخت ہو اور کھلا سگریٹ فروخت نہ ہو. چھوٹے بچے اسپیشلی اپنی پاکٹ منی سے کھلا سگریٹ لے سکتے ہیں. اگر وہ ایک ڈبیا پرچیز کر بھی لیں کسی طرح تو وہ رکھنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی. عموماً ایسے ہوتا ہے جو ہمارے گھروں کے بچے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹ یہ ہے ایسا ہو نہیں رہا. کھلا سگریٹ فروخت ہوتا ہے، پھر اتنا کیچی امیج اس کے اوپر آتا ہے، خاص طور پہ جو باہر سے آتے ہیں سگریٹ جو یہاں پہ بنتے ہیں، اس میں تو کسی طرح سول سوسائٹی نے شور مچا کر اس کے اوپر ایسے امیجز دے دیے کہ وہ پہلی دفعہ دیکھنے سے شاید بچہ ڈر جائے کہ اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اور وہ 60% آف دا پیک وہ اس وقت ہم امیج آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اچھا، جیسے امیج کی آپ نے بات کی، بڑے بھیانک قسم کے وہ امیج بھی بنے ہوئے ہیں، میں نے خود اکثر ویسے دیکھا ہے. تو میرے ایک دوست ایک واقعہ سنا تھا، میں نے اس سے پوچھا یار سگریٹ نہ پئیں، تو وہ کہہ رہا تھا باجی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیا ہوگا، کینسر ہوگا یا ہارٹ ڈیزیز ہوگی، تو بڑا مسئلہ نہیں ہے. اتنا لائٹ ہمارے نوجوان اس چیز کو لے رہے ہیں، چاہے آپ یونیورسٹیز میں جائیں. اور اب یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ خواتین بھی زیادہ آ رہی ہیں. تو کیا جو اشتہارات وغیرہ، تو گورنمنٹ کو کیا کوئی ایسی کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے، باقاعدہ کوئی مہم ہو اس کے خلاف؟ جس طرح یہ اشتہارات تو سول سوسائٹی اور ہم سب نے مل کے جا کے کوشش کی، جا کے میں نے پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمنٹیرین کے سامنے ہم نے احتجاج بھی کیا، سارا کچھ کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی چیز آنی چاہیے جس سے تھوڑے سا ان پہ زیادہ جو ہے، جس طرح یہ تصویریں یا اس طرح مہم چلی، کچھ اور طریقہ کار ہو جس سے یہ روک تھام جو اس میں یہ کمپنیز اتنی پاورفل ہیں کہ 2019 میں کیبنٹ کے اپروول سے ایک سمری گئی جس کے اندر ان کے اوپر ٹیکس انکریز کا کہا گیا، لیکن وہ سمری جو ہے وہ بجٹ میں پاس نہیں ہوئی. اچھا، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ایف بی آر وزیر اعظم کو مس گائیڈ کرتا ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمیشہ اس عہد کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کسی بھی گروپ کی سے جو ہے وہ کسی طرح بھی جھکوں گا نہیں ان کے سامنے، اور ہمیشہ وہی کروں گا جو میرے نوجوانوں کے لیے ٹھیک ہوگا. وہ یوتھ کے بہت بڑے جو ہیں وہ سٹار بھی ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح معنوں میں ان تک پہنچے تو بہت پازیٹیو ریزلٹس آ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ آپ کو بتا دیں کہ ایک سگریٹ کی ڈبیا پر اگر 10 روپے بڑھائے جائیں تو اینولی تقریباً 55 ارب روپے کا بینیفٹ حکومت کو ہو سکتا ہے. اور جو دیگر ممالک ہیں، جو اسٹیبلشڈ نیشنز ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. وہاں پر سگریٹ بہت مہنگے ہیں، اور وہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے اتنا مہنگا سگریٹ پینا ہے تو میں اس کی جگہ کوئی فروٹ لے لوں، کوئی جوس لے لوں یا کوئی ہیلدی چیز کھا لوں. اچھا سلمان، یہ فرمائیے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے پرائز بڑھا دی، لیکن بہت بڑا مسئلہ ایک ہے سمگلنگ کا. بہت سارا سگریٹ سمگلنگ ہو کے آتا ہے، سمگل ہو کے آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ غیر ملکی برانڈ جو ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ لیگلی آتے ہیں یا غیر انلیگلی آتے ہیں، لیکن مسئلہ اس کا بھی ہے. آپ قیمت بڑھا دیں گے، آپ کو سستے داموں سمگل چیز ملنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا بھی کوئی تدارک کا وہ طریقہ کار ہونا چاہیے. میں خیال میں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ان کے سامنے رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو ہاں اب یہ بریک لے لیتے ہیں. گڈ مارننگ پبلک. پروگرام
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पैक्ट के फाउंडर सलमान फारूक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वो इदारा जो सवाल उठाया था एक, वो इदारा जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ करता है, अंडर एज बच्चे जो सिगरेट नोशी में मुलव्वस हो जाते हैं, उसके हवाले से सलमान से मैंने एक ब्रेक से पहले सवाल किया था, वही उठाना चाह रहा हूँ दोबारा। सलमान, मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो स्मगलिंग है इसको किस तरह से रोका जाए। बच्चों को अगर आप पाकिस्तान के सिगरेट को उसके ऊपर टैक्स भी लगा देंगे तो स्मगल हो के बेशुमार सिगरेट पाकिस्तान में आ रहा है, उस बारे में भी कवानीन मौजूद हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका क्या किया जाए? रऊफ साहब, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में आता है, लेकिन ये एक मिथ है जो क्रिएट की जाती है इलिसिट ट्रेड की, खुद टोबैको कंपनीज़ की जानिब से। आप देखिए कि पीटीसी और फिलिप मॉरिसन का, जैसे मैंने पहले कहा कि 90% मार्केट शेयर है, पीछे 10% जो शेयर है वो दीगर कंपनीज़ जो पाकिस्तान में इलीगली ऑपरेट करती हैं उनका, या जो बाहर से आती हैं इलीगली आते हैं सिगरेट, उनका हिस्सा है। तो 90% की बात जो है वो नहीं करते ये लोग, और ये कंपनीज़ जो हैं उन 10% की बात करती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर मौजूद सिगरेट की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बाहर वाली सिगरेट जो है वो भी महंगी हो जाएगी, वो सस्ती नहीं बेचेंगे, और दुकानदार बेच ही नहीं सकता सस्ती। अच्छा सलमान साहब, वैसे मैंने और आपने एक साथ काम भी किया और जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ पे स्मोकिंग भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अगर मैं आपके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अचानक से इस सिगरेट के जो ख़िलाफ़ मुहिम है उसमें कैसे है, और दूसरी बात यह है कि आसान सा हल बताएं, कौन सा ऐसा है जिसके इसके रोकथाम के लिए बड़ा सा आसान सा हल हो और ये मामला जो है रुके थमे थोड़े से, क्योंकि जिस तरह की तेज़ी से जा रहे हैं तो बड़े ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। हरमीत, ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये 2000 की बात है जब मैं रहीम यार ख़ान से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लिए निकला। मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे 2 चीज़ों से मना किया। उन्होंने कहा एक तुमने सिगरेट नहीं पीनी और दूसरा तुमने शराब को हाथ नहीं लगाना। मुझे उस वक्त इस बात की समझ तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने ये बात उनकी मानी और आज तक मानता हूँ। हमें एहसास उस वक्त होता है जब हमारा अपना बच्चा स्मोकिंग या किसी नशे पर लगता है। जब तक बच्चे नहीं थे हम बच्चों की तरह सोचते थे, अब हमारे अपने बच्चे हैं तो अब हमें हर चीज़ का एहसास होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चा बीमार हो जाए तो हमें एहसास होता है कि या अल्लाह हमारा सब कुछ ले ले, बस ये बच्चे को सेहत दे दे। तो तंबाकू अगर हम बच्चों में देखें तो ये इसी तरह की एक बात है। अच्छा, हल मैंने बात की कि सिंपल हल क्या होगा? हल का जहाँ तक आपने पूछा है, मेरे ख्याल में एक तो हल जो पूरी दुनिया में चलता है वो ये है कि इसकी प्राइस बढ़ाई जाए, इस पर टैक्स लगाया जाए। दूसरा एक और हल है जो बहुत सादा है। GLTs जो हैं वो पाकिस्तान में 6 हैं जो टोबैको सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर वहाँ पर प्रॉपर FBR की टीम्स बिठा दी जाएं तो सबको पता होगा कि किसने कितना टोबैको लिया है और इससे कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ये बहुत आसान और सादा हल है, लेकिन इसके लिए एक ड्राइव चाहिए, और वही ड्राइव चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीरों में शो करते हैं, वो इन्हें इनएक्चुअल करना होगा। सही, ये तमाम तर इक़दाम करने होंगे और हल इसी में ही मौजूद है। सलमान साहब, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अपनी एग्जाम्पल कोट की कि आपको आपके फादर ने मना किया कि 2 चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, तो आपने नहीं लगाया, लेकिन हर बच्चा ऐसे नहीं होता। सब पेरेंट्स कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को गाइड करते रहें, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो फिर माँ बाप की नज़रों से ओझल होते हैं और वो क्या कर रहे हैं घर वालों को नहीं पता होगा। और हम अपनी सराउंडिंग्स में जो बच्चे देखते हैं जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी के घर वालों को नहीं पता कि मतलब ये बच्चे जो हैं ये बाहर जाके स्मोकिंग करते हैं। तो वालिदैन के नाम आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करें, उनकी मतलब अवेयरनेस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, अवेयरनेस के लिए वालिदैन का यही मैसेज है कि वो उनको अपने बच्चों के तौर पर ही देखें और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चा कोई सिगरेट पीता है तो उसके मुंह से स्मेल लाजमी आएगी। वो एक डिबिया नहीं ख़रीद सकता, अगर ये महंगी होगी सिगरेट वो किसी न किसी अंदाज में उनके किसी दोस्त से पता चल सकता है। ये तो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो किस तरह से लेकर चलते हैं। बच्चों की कंपनी क्या है ये देखने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 6, 7, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक के बच्चे,
یہ خاص طور پر یہ ایج خراب ہونے والی ہوتی ہے جس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی برائیاں جو بعد میں بہت بڑی بن جاتی ہیں، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ گیٹ وے ہے تمام ڈرگز کا، یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے. اگر ہم اس کو یہاں پر روک دیں، اس پہ ٹیکسز انکریز کریں، جیسے WHO کہتا ہے کہ کم از کم ہر سال 33% انکریز ہونا چاہیے سگریٹ پر یا تمباکو پر، تو اگر ہم یہ امپلیمنٹ کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ 1,66,000 لوگ جو ہر سال جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور 4,38,000 نئے کسٹمر جو یہ تمباکو والی کمپنیاں بناتی ہیں، یہ رک جائے گا سلسلہ، اور 2 سال میں یہ تعداد بہت کم ہو جائے گی. اچھا سلمان، یہ فرمائیے کہ ویسے تو سوال آپ سے کیا مطلب ایک بات کر رہے ہیں کہ کیمپین بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے اور خاص طور پہ پی ٹی وی کو استعمال کیا جانا چاہیے اس کام کے لیے کہ وہ کیمپین ایک کرے. میں خیال میں یہاں پہ ہمیں A+ کے ناظرین کو شکریہ ادا کہنا ہے. ہماری بات جاری رہے گی. سلمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ سلمان، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے وہ مزید بھی اس بارے میں کام کرے، اور جو کاز ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو اللہ کرے یہ معاملات جو ہیں وہ رک جائیں اور بچے جو ہیں وہ اسموکنگ سے باز آ جائیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوتا ہے ایسے اقدامات سے. ابھی ہم اپنے A+ کے ناظرین کا شکریہ ادا کریں گے، اور پبلک نیوز کے جو ناظرین ہیں وہ ہمیں براہ راست دیکھ سکتے ہیں. بیساکھی پر آج ہم نے آتے ہی بات